नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम वितान पाठ्यपुस्तक का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पाठ के लेखक की। तो आज का जो पाठ है हमारा राजस्थान की रजत बूंदें, उनके लेखक हैं अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र के बारे में जानते हैं। अनुपम मिश्र का जन्म हुआ है 1948 में महाराष्ट्र में और इनका निधन हुआ है 2016 में। लेखक अनुपम मिश्र ने लगभग पर्यावरण से संबंधित लगभग 20 कृतियां लिखी हैं, 20 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें एनवायरनमेंट से संबंधित उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ठीक है, उनमें से दो प्रमुख हैं। कौन सी है? आज भी खरे हैं तालाब पहली, और दूसरी है राजस्थान की रजत बूंदें। और जिसमें से राजस्थान की रजत बूंदें जिस पुस्तक को, जिस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने पर्यावरण से संबंधित बहुत सी पुस्तकें भी लिखी है और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनकी और लोगों का ध्यान आकर्षित करवाया है। जन जागरण इन्होंने किया है और पर्यावरण से संबंधित जो भी आंदोलन रहे हैं, बहुत से आंदोलनों में इनका योगदान रहा है, इनकी भागीदारी रही है। ठीक है ना। तो जो आज के जो लेखक हैं अनुपम मिश्र, वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर अपने विचार रखने वाले हैं और जनता को जागरूक करने वाले भी हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं से जनता को जागरूक भी किया है। तो बात करते हैं आज इन्हीं अनुपम मिश्र की एक रचना जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदें। तो पाठ के परिचय के बारे में बात करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? ये जो राजस्थान की रजत बूंदें हैं, रजत मतलब चांदी की, सिल्वर। ठीक है, जो ये चांदी की जो बूंदें हैं, चांदी की बूंदें मतलब क्यों कहा गया इनको? कि राजस्थान एक रेगिस्तानी प्रदेश है। ठीक है ना, जहाँ मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तान फैला हुआ है, थार का मरुस्थल है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर क्या है, बारिश जो है वो उसका कोई असमान मात्रा में पाई जाती है बारिश। ठीक है ना, हो सकता है वहाँ ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन अधिकांश रूप से, अधिकतर रूप से वहाँ वर्ष में बहुत ही कम बारिश होती है। ये देखा जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कभी बारिश होती है, ये जो बूंदें होती है, बारिश की बूंदें, वो जो पानी है वहाँ उसको किस प्रकार रजत के समान या चांदी के समान मूल्यवान समझाया गया है। ठीक है ना, जैसे चांदी, सोना और चांदी जो है मूल्यवान धातु है। ठीक है ना, उनको ज़्यादा सहेज कर रखा जाता है। उसी प्रकार ये जो पानी की जो बूंदें हैं, वर्षा की जो बूंदें हैं, वो उनको क्या किया जाता है? सहेज कर रखा जाता है। उन सहेजने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके काम में लिए जाते हैं। कहीं कुएं बनाई जाती है, कहीं टाँके बनाए जाते हैं और विभिन्न तरीकों से अलग अलग वहाँ पर पानी को सहेज कर रखा जाता है ताकि वो वर्ष भर चल सके। ठीक है ना, पूरे साल भर उसी बारिश के पानी को पेयजल के रूप में, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में काम में लिया जा सके। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। ठीक है ना, और देखा जाए तो उसके भूतल में भी, जमीन में भी अब पानी नहीं बचा है। तो वो पानी की पूर्ति कहाँ से होगी? जो भी जनता है, लोग हैं, तो वहाँ ऐसे कुछ ज़िले हैं, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तानी प्रदेश है। वहाँ के लोगों को बहुत दूर दूर तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, इसलिए वहाँ जो वर्षा की जो बूंदें हैं उनको महत्व दिया गया है। उनकी महत्ता के कारण उनको चांदी की बूंदों के समान कहा गया है। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? राजस्थान की जल की जो समस्या है, ठीक है ना, पानी की जो समस्या वहां पर है, वहां पर उसका समाधान कैसे किया गया है, इसको हम समझेंगे। और बात को समझेंगे कि जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान की जाएगी। यानी कि जो पानी जो है, वो बारिश का जो पानी है वो जमीन में चला गया है। ठीक है ना, तो उस को वापस से हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी दिनों तक उसको यूज़ हम कर लें,
ठीक है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमने देखा है इस चैप्टर में कि जीवन की अतल गहराइयों, अतल मतलब जिसका कोई तल नहीं हो, इतनी गहराइयों में जीवन की पहचान करेंगे। जीवन किससे मिलेगा? पानी से मिलेगा हमको। अगर पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। और पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। किस प्रकार से जो राजस्थान के गांव के जो लोग हैं, सुदूर प्रदेशों में जो लोग रहने वाले हैं, वो किस प्रकार सरवाइव कर रहे हैं। पानी की वहाँ पर कमी है, ठीक है ना, तो उस कमी से वो किस प्रकार की समस्याओं से वो जूझते हैं और फिर भी उन्होंने क्या तरीके अपना लिए हैं, किस तरीके से वो अपने जीवन को सहज रूप में जीते चले जाते हैं, इस बात की यहाँ कलात्मक अभिव्यक्ति की गई है यहाँ पर लेखक अनुपम मिश्र के द्वारा। तो आइए समझते हैं। तो यहां बताया गया है कि पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। तो वहां पर हमको समझना होगा कि एक तो होता है कुआं, ठीक है, एक कुआं होता है जो चौड़ा होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन कुई जो होती है, कुई कैसी होगी? कुई छोटी होती है, पतली होती है। तो वहां पानी, वर्षा के पानी को सहेजने के लिए कुई का निर्माण किया जा रहा है। और उस कुई का निर्माण कौन कर रहा है? उस कुई का निर्माण कौन कर रहा है? चेलवांजी कर रहे हैं। चेलवांजी, चेलवांजी का मतलब है जो उसको बनाने का जो काम कर रहा है, कुई बनाने का काम, ठीक है, वो कौन कर रहा है? चेलवांजी। तो वो कहां बैठा हुआ है? उस कुई के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है ना। उस कुई के अंदर बैठा हुआ है, उस कुई को खोद रहा है, ठीक है ना, और ज्यादा गहरी उस कुई को बना रहा है। कौन? वो काम करने वाला, कारीगर भी उसको हम कह सकते हैं। तो चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, यानी वहां नापने का तो कोई साधन नहीं था, ठीक है ना, कि मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं है, वो हाथ से नापते हैं कि इतने हाथ की खुदाई हो चुकी है। तो 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है डेप्थ में। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी, यानी जैसे जैसे हम नीचे जाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमको ऑक्सीजन कम मिलती जाएगी और बाहर की हवा भी हमको नहीं मिल पा रही है। तो उस अंदर उस कुएं की खुदाई करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो उस अब भीतर गर्मी बढ़ती चली जाएगी। कुई का व्यास, घेरा बहुत ही सकरा है। कुई का व्यास, ये जो कुई है उसका जो व्यास है, व्यास मतलब वो जो कुई है, मान लो इतनी चौड़ी वो कुई है, तो इसका ये डायमीटर, ठीक है ना, व्यास का मतलब डायमीटर, ये इसका व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास है इसका। तो कुई का जो व्यास है वो बहुत ही कम है। कुआं तो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन कुई थोड़ी कम चौड़ी होती है, सक्रिय होती है वो, ठीक है ना, और उसी में खुदाई करना बड़ी मुश्किल काम है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, ठीक है ना। तो कुआं तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं कुएं के अंदर, तो लेकिन कुई जो होती है उस कुई में एक ही व्यक्ति आ पाएगा, इतनी ही चौड़ाई होगी कि खाली वो अपने हाथ को इतना फैला सकता है, इतनी ही चौड़ाई उसके चारों तरफ होती है, ठीक है ना, उससे ज्यादा चौड़ाई नहीं। तो बहुत ही सकड़ा होता है। उखड़ू बैठा हुआ है, उखड़ू का मतलब अपने पैरों को मोड़कर बैठा हुआ है, उखड़ू। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। फावड़े से जब हम खोदेंगे तो इतनी जगह तो चाहिए हमको, लेकिन उतनी जगह है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैठे बैठे खोदना पड़ेगा। किससे खोदेंगे? खुदाई यहां बसौली से की जा रही है। फावड़े के जैसा ही एक उपकरण है जिसका नाम है बसौली, वो फावड़े के जैसा ही है, लेकिन वो छोटा है थोड़ा, उसको बैठे बैठे हम खोदते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से वो कुई खोदी जा रही है। तो बसौली क्या है? बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, फावड़े के जैसा ही है लेकिन छोटा है। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का होता है उसका। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा, ठीक है ना।
तो वहाँ खोदने में एक तो वैसे ही एनर्जी वेस्ट हो रही है, पसीना आ रहा है, और वहाँ चारों तरफ हवा नहीं लग रही है तो और ज़्यादा पसीना आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गहराई में चला गया है वो खोदने वाला, वो कारीगर जो है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, ठीक है ना। तो वो खड्डे में एक व्यक्ति है, वो कारीगर, वो खुदाई करता जा रहा है, मिट्टी बाहर फेंक रहा है, ठीक है ना, बाहर निकाल रहा है, और वो जो है वो व्यक्ति खोदता जा रहा है छोटे से बसौली से, और बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, बाहर भी कुछ कारीगर हैं, मजदूर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने हाथों में भर भर कर मिट्टी फेंक रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार मिट्टी फेंक रहे हैं। क्या होता है उससे, इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है, यानी उस मिट्टी के साथ में मिट्टी तो जाएगी, साथ में हवा भी जाएगी इतनी तेजी से फेंकने पर, और फिर क्या होगा, गहराई में जमा दमा घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। तो जो ऊपर उस खड्डे के ऊपर जो व्यक्ति खड़े हुए हैं वो मिट्टी फेंकते हैं मुट्ठियों में भर भर के, उससे क्या होता है, उसके साथ बाहर की जो फ्रेश हवा है, ऑक्सीजन है, वो उसके साथ में चली जाएगी अंदर, ठीक है ना, उस गड्ढे के अंदर, और गड्ढे की जो हवा होगी, ठीक है ना, जिसमें गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो वो जो हवा है गर्म हवा वो बाहर आ जाएगी, उसके प्रेशर से फेंकने से फ्रेश हवा अंदर जाएगी और उसके प्रेशर से जो गर्म हवा है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से उस गड्ढे का, उस कुएं का टेम्परेचर कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सिर पर भी लग सकते हैं, और ऊपर से जो मिट्टी फेंकी जा रही है वो उसके सिर पर भी लग सकती है, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु, या तो कांसे का या पीतल का या और किसी मेटल, कोई भी मेटल हो सकती है, उसका एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। तो वो जो कारीगर होता है वो अपने सिर पर क्या पहन लेता है, एक धातु का एक बर्तन अपने सिर पर रख लेता है, ताकि वो ऊपर से जो फेंकी जा रही है मिट्टी उससे उसको चोट ना लगे। यहाँ पर चित्र भी बताया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो सकरी सी बिल्कुल कुई खोदी जा रही है, ठीक है ना, सकरी सी कुई है, एक व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है और उसको हिलने की भी जगह नहीं है, वो बैठा हुआ है, मिट्टी को खोद रहा है और वो बाल्टी भर रहा है, और ऊपर जो खड़ा है वो व्यक्ति उस मिट्टी से भरी हुई बाल्टी को खींच रहा है, बाहर फेंक रहा है। इस प्रकार वो आगे से आगे, नीचे से नीचे और गड्ढा करता जा रहा है, यानी गहराई में तो है, चौड़ाई उसकी नहीं है, लेकिन गहराई में उसको खोदा जा रहा है, ये कुई कहा जाता है इसको। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, यानी ऊपर से एक बाल्टी आती है रस्सी से बंधी हुई, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं, ठीक है ना। वो जो बाल्टी भरी हुई है फुल उसको भर दिया गया है, तो उसको जब खींचेंगे तो हो सकता है वो तिरछी हो जाए, टेढ़ी हो जाए, तो उसकी जो मिट्टी है, पत्थर है, वो नीचे भी गिर सकते हैं। और नीचे कौन बैठा हुआ है, कारीगर, चेलवान जी, उसके सिर पर लग सकती है। टोप इनसे भी चेलवान जी का सिर बचाएगा। तो वो जो चेलवान जी के सिर पर टोपी लगी हुई है, किसी धातु की बर्तन लगा हुआ है, उससे उसका सिर बचेगा, है ना। चेलवान जी का मतलब क्या है, चेजारो। चेलवान जी किसको कहा गया है, चेलवान जी का मतलब है चेजारा। चेजारा का मतलब कारीगर, जो कारीगर होता है उसको कहते हैं चेलवान जी, ठीक है। चेलवान जी मतलब चेजारा, कारीगर, काम करने वाला, जो उस कुएं को बना रहा है, ठीक है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, सबसे दक्ष लोग हैं, कुशल लोग हैं, वो पारंगत हैं कि इस प्रकार से वो इतनी सी जगह में वो उसको चिनाई भी कर रहे हैं, ईंटों से उसको चारों तरफ दीवार भी बना रहे हैं। यह काम चेजा करना कहलाता है। चेजा, जो चेजा करता है वो चेजारा हो गया, ठीक है, कारीगर कह सकते हैं। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, ठीक है। कुएं का मतलब क्या हो गया, कुआं जो हो गया पुल्लिंग हो जाएगा कुआं, और कुएं क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। कुएं क्या है, स्त्रीलिंग। कुआं बड़ा है, कुएं छोटी है, ठीक है ना। छोटी कैसे,
कि गहराई में तो कुआं उतना ही है, ठीक है ना, ये जैसे कुआं है, ये कुआं है, तो गहराई में तो उतना ही है। ये हो गई हमारी, ये कुआं बन गया, ठीक है, और ये हमारा कुआं। और लेकिन कुई जो होगी वो कुई क्या हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी, ठीक है, ये कुई है। तो ये जमीन में खोदा गया कुआं है, तो कुआं क्या है, इतना चौड़ा है, ठीक है ना, कुई क्या है, कम चौड़ी है, इसको खोदने में परेशानी होती है, ठीक है ना, लेकिन लंबाई उसकी, गहराई जो है वो समान है, गहराई जो है वो तो समान ही है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा हो सकती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं क्या करता है, भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी कि जो जमीन का जो उसको खोदाई की जाती है, जहां पानी मिल जाता है वहां कुएं का निर्माण होता है, ठीक है ना, मतलब जमीन का जो पानी है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, जमीन के पानी को या भूजल को प्राप्त करने के लिए कुआं बनता है। लेकिन कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो है कुई क्या करती है, भूजल को प्राप्त नहीं करती है, बल्कि कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, यानी पानी जो वर्षा का जो पानी होगा वो इसके अंदर आकर जमा हो जाएगा, ठीक है ना, वो उसका नीचे से कोई लिंक नहीं होगा, ठीक है, नीचे से कोई लिंक नहीं है उसका, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, पेचीदा क्लिष्ट जटिल मामला है। कैसा मामला, नेति नेति, ठीक है, नेति का मतलब है न इति न इति, ठीक है ना, ना ही ऐसा ना ही वैसा। नेति नेति का मतलब है ना ही ऐसा ना ही वैसा, ना यहां है ना वहां है, फिर भी ऐसा है। यानी कि कुआं क्या करेगा, कुआं क्या करेगा, यहां से जो जल है, यहां पे जो जल भरा हुआ है वो हम उसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, उसको निकालते हैं यहां से, ठीक है, ये तो हो गया कुआं। लेकिन ये कुएं जो है, इसकी कुएं में वर्षा का जल यहां से नहीं आ रहा, यहां से नहीं आता है पानी, वर्षा का जल पानी भर गया यहां पर, ऐसा नहीं होगा। और यहां से भी पानी उसको नहीं मिल रहा है कि यहां से हम उसको पानी को निकाल रहे हैं, बल्कि इसमें पानी कहां से आता है, इसमें जो पानी होगा, मान लीजिए ये यहां तक हमने कुआं खोद दिया है, ठीक है ना, यहां तक हमारी ये जमीन आ गई, ठीक है, इतनी हमारी ये जमीन है, ठीक है, तो इस जमीन में से, ठीक है, इस जमीन में से रिसता हुआ पानी, यहां से रिसता हुआ पानी इसमें से चला जाएगा, ठीक है ना, यहां से रिसता हुआ पानी जो है इसमें चला जाएगा, ये भर जाएगी कुएं। इस प्रकार से पानी आता है, ठीक है ना, जो हमको दिख नहीं रहा, यहां से भी नहीं आया है, ना ही हमने खोदा था तो यहां से आया है, बल्कि वो जमीन में से रिसता हुआ पानी यहां आया है। ऐसा ये है वर्षा का पानी, जो वर्षा के बाद भी कई दिनों तक सुरक्षित रहता है, जिसको हम पी सकते हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, यानी मरुभूमि में क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है, रेगिस्तान में तो मिट्टी है। यहां वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, यानी कि जो मिट्टी है वहां पानी ही नहीं है, ठीक है ना, और पानी है तो बहुत कम नीचे है, गहराई में जाना पड़ेगा, तो वो जो पानी है वो मिट्टी जो है उस पानी को सोख लेती है पूरे को थोड़ी देर में ही। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, यानी कि इसमें कहा है कि ये तो हमारा ये जमीन हो गई, हमारा सरफेस हो गया, धरती का सरफेस हो गया, उसके नीचे ये धरती के सरफेस के, ठीक है ना, ये हमारी कुएं हमारी बन गई है, और इस कुएं के यहां पर ये हमारा धरती हो गई, ये सरफेस हो गया, ठीक है ना। इसके नीचे जब हम
10-15 हाथ, मान लो यहां से हमने यहां तक, यहां हो गए 10-15 हाथ, यहां तक भी हो सकता है, या यहां से लिखा है कि 50-60 हाथ, मान लो इतना नीचे, मतलब यहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो इस दूरी में यहां पर क्या हमको मिल सकता है, एक खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, ठीक है ना। खड़िया पत्थर यहां हमको मिलता है, ठीक है ना, इस टाइप से, किस तरीके से, ये खड़िया पत्थर ये हमको यहां मिलेगा, ठीक है। ये खड़िया पत्थर की एक पट्टी है, एक लेयर है, एक परत है, ठीक है ना। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है, यानी कि ऊपर से तो हमको मिट्टी दिखेगी। यहां पर क्या है, ये मिट्टी है, ये रेत है हमारी, ठीक है, ये रेत है, और ये जो रेत है उसके नीचे जो दबी हुई है, उस रेत के नीचे जो दबी हुई है, 10-15 हाथ नीचे खोदने पर या 50-60 हाथ नीचे खोदने पर दिखेगी हमको मिट्टी, पत्थर की एक लेयर हमको मिलेगी, जिसको हम कहेंगे खड़िया पत्थर। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चलता है। हो सकता है कहीं हो, कहीं पर नहीं भी हो, ठीक है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, पानी खारा भी हो सकता है, इसलिए पीने के काम नहीं आ सकता। कुएं कहीं पर खुदाई होती है तो कहीं पर तो पानी मिलता ही नहीं है, और जहां मिलता है तो वहां खारा भी हो सकता है वहां पर, ठीक है, लेकिन इसलिए पीने के काम नहीं आता। तो पीने के काम कौन सा पानी आएगा, बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। कुएं का पानी जब पीने योग्य नहीं हो तो इस प्रकार की पतली कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है कि कौन सी जमीन में पट्टी मिलेगी। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। अब जो वर्षा का जो पानी है, ठीक है ना, वर्षा का जो पानी है वो यहाँ से आया हमारे पास, ठीक है ना, और वो यहाँ से आकर के यहाँ चला जाएगा, इस पट्टी तक ही रुक जाएगा, ठीक है ना, इस पट्टी तक रुक जाएगा, इससे वो नीचे नहीं जाएगा, पत्थरों में ही वो आकर जमा हो जाएगा, यही जमा हो जाएगा पानी। वर्षा का पानी मिट्टी में से रिस कर यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन इन पत्थरों के नीचे नहीं जाएगा वो, ठीक है ना, ये जो लेयर है इसके नीचे नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तो ये जो पानी था, वर्षा का पानी यहाँ से आया और इस पट्टी में ही यहीं तक सीमित हो गया, उसके आगे नहीं जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा पानी। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, रेत है, रेगिस्तान में रेत होती है, उसके कण होते हैं बारीक। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, यानी कहीं जहां चिकनी मिट्टी होगी, चिकनी मिट्टी में क्या होता है, वो पानी जो है वो सोखती नहीं है, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी क्या करती है, वो पानी जो यहीं रह जाता है और वो बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है तो वो गीली रहती है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है कि वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ देते हैं, यानी जब बारिश हो रही है तो बिल्कुल चिपक जाएगी मिट्टी, और जब धूप पड़ेगी तो उसमें पपड़ियां जम जाएगी, वो मिट्टी फट जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है, जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती है। तो कुछ स्थान जहां मिट्टी में जहां चिकनी मिट्टी होती है वो चिपक जाती है वर्षा होने पर,
और जब मिट्टी सूखने लगती है तो वो क्या हो जाती है, उसमें पपड़ियां बन जाती है, दरारें बन जाती है, मिट्टी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, धरती में संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहां बिखरे रहने में ही संगठन है। बिखरे रहने में संगठन का मतलब है कि जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो कैसी है, वो उसके कण दूर दूर हैं, रेत के कण दूर दूर होते हैं और इसलिए वो मिट्टी क्या रहती है, वो अलग अलग रहती है, चिपकती नहीं है। इसीलिए अलग रहने में भी क्या होता है, बिखरे रहने में भी संगठन होता है। ठीक है ना, बाद में टूटती नहीं है वो, जैसे चिकनी मिट्टी टूट जाती है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं पर परस्पर लगाव नहीं, इसीलिए यहां अलगाव भी नहीं होता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं और पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है और दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। तो वो जो पानी जो है वो कहाँ तक आ गया है, इस पट्टी में आ गया है, मतलब खड़िया पत्थर की जो पट्टी है उसमें पानी आ गया है। ठीक है ना, ऊपर जो वो रेत है वो बिल्कुल सूख चुकी है। ठीक है ना, तो ऊपर से जो सूर्य की जो रोशनी होगी, सूर्य का जो गर्मी होगी वो उसको सोख नहीं पाएगी और वो पत्थर की पट्टी में वो पानी रहता है और वो पानी उस कुइयों में चला जाता है जिसको वर्ष भर पेयजल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और अगले चैप्टर के नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।